Welcome back to all my lovely students and my dear friends. I hope you all are fine at your places. Let's continue our second chapter of history, class 9, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. If you have remembered, in our previous video, we have discussed three political traditions of European countries which spread in the 19th century. और वो तीन political trend या viewpoints कौन कौन से थे? Liberals यानी उदारवादी, रेडिकल्स कौन थे? कट्टरपंथी, और कंजर्वेटिव्स कौन थे? रूढ़िवादी। तो ये तीनों पॉलिटिकल विचारधाराएं या राजनीतिक विचारधाराएं जो है वहाँ के समाज में फैलने लगी थी। अभी ये तो था पॉलिटिकल चेंज। इसी चेंज के साथ अब वहाँ पर सोसाइटी में और भी चेंजेस हो रहे थे। दैट वी विल डू इन आवर today's class. So our today's topic is industrial society and social change. कहीं ना कहीं हमें नाम से पता चल रहा है कि अब कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अब सोसाइटी में चेंज आएगा। तो लेट्स सी हाउ द इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द यूरोपियन सोसाइटी. So as there were changes in the political viewpoints of the people, there was also a trend of socio-economic change in the society. और वो सोशो इकोनॉमिक चेंज कैसे हुआ? ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. यूरोप में बेटा 18वीं शताब्दी में ही जो है कहीं ना कहीं औद्योगिकरण और या औद्योगिक क्रांति आ गई थी. और हम जानते हैं इंडस्ट्रीज में क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ भी लोगों को मिलेंगी एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ द जॉब, नीड ऑफ द वर्क, दे विल मूव टूवर्ड्स दोज एरियाज. तो वहाँ पर अब इंडस्ट्रियल हब जहाँ भी बने, जहाँ भी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, पीपल मूव टू दोज प्लेसेस. अब वहाँ पर वो गए हैं, उन इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं, तो वो डेली कई किलोमीटर थोड़ी अप डाउन करेंगे. वहाँ पर उनको अब रहने के लिए जगह चाहिए. तो इस कारण से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण न्यू सिटीज़ डेवलप. लोगों ने उसके आसपास से क्या किए? नए शहर बसा लिए. सो न्यू सिटीज़ डेवलप्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब लोग एक साइड तो खुश थे कि उनको काम मिल रहा है, पर वहीं पर बहुत सारी सोसाइटी में भी और उन खुद लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई. किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? लॉन्ग वर्किंग आवर, जितना समय होना चाहिए उससे डबल वो लोग काम कर रहे हैं. हम जनरली बात करते हैं 8 to 10 आवर्स वर्किंग आवर्स की, ठीक है, बट वो लोग शायद 12 से 15, 16, 18 घंटे काम कर रहे हैं. और इतने घंटे काम करने के बाद भी क्या हो रहा है? पुअर वेजेस, कम वेतन उनको मिल रहा है, सैलरी मिल ही नहीं रही. काम डबल करवा रहे हैं और जो इनकम है, जो सैलरी है, वो बहुत कम उनको मिल रही है. अब नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे लोग जो है काम की तलाश में वहाँ गए होंगे, तो जनसंख्या एकदम क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज हो जाएगी. तो सबके रहने के लिए भी जगह नहीं थी. सो हाउसिंग प्रॉब्लम हुई. आवास यानी रेजिडेंशियल एरियाज. तो हाउसिंग की प्रॉब्लम आई. लोगों को प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही. या तो छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, या फिर शायद कुछ लोग पुल के नीचे हैं, सड़कों के किनारे वो लोग अपनी रात बिता रहे हैं. सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग. और सोचो जहाँ पर एक छोटे से कमरे में 10, 15, 20 लोग एक साथ हैं, या वो सड़क के किनारे पर रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पर सैनिटेशन होगा? साफ सफाई होगी वहाँ पर? नो. तो पीपल फेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहाँ लोगों को बेनिफिट हुआ, वहीं पर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी. अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आई, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे लिबरल्स एंड रेडिकल्स. हमने तीनों के बारे में पढ़ा था ना, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो मैक्सिमम, सभी के तो नहीं, बट मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट वर दी लिबरल्स एंड रेडिकल्स. और हमने देखा था कि ये दोनों ही क्या चाहते हैं? चेंज द सोसाइटी. दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी. तो ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा हमारे उदारवादी और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों में से थे. और क्योंकि ये सोसाइटी को चेंज चाहते थे, तो दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. अब चाहे वो वर्कर है, चाहे वो ऑनर है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई मामूली वर्कर है, ये चाहते थे सबके अपने अपने इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए. दे शुड बी फ्रीडम एंड राइट्स फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. एक और चीज़ को इन्होंने फेवर किया, किसको? हेल्दी एंड
एजुकेटेड सिटीजन्स। अब सोचने वाली बात है बेटा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको तो वर्कर से प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो अगर देखें तो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, पर फिर भी वो किस बारे में बात कर रहे हैं? फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सिटीजन्स है, चाहे उसमें उनकी वर्कर क्लास ही क्यों ना हो, उनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो भी क्या होने चाहिए? हेल्दी और एजुकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जो है उनकी सोच थी। तो क्यों थी? उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट को छोड़कर सबके बारे में कलेक्टिवली क्यों सोचा? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पहला कारण तो वही है, हम देख चुके हैं, दैट दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज को एक पॉजिटिव वे में बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में बदलाव आए, सबको कहीं ना कहीं उनके अधिकार मिले। ठीक है, तो पहला कारण तो यही था। दूसरी चीज़, अब हमने देखा कि वो लोग कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, उद्योगपति वो हैं, उन उद्योगों के मालिक वो हैं, तो वो क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। ठीक है, वो क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। एंड हम सब जानते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं healthy and educated person will be more productive, more innovative in comparison to the unhealthy and uneducated one. जो इंसान मेंटली फिजिकली हेल्दी होगा वो ज़्यादा पॉजिटिव भी सोच पाएगा, ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे। एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं उसके स्किल्स भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? ही विल बी मोर प्रोडक्टिव। तो इसलिए वो किसको फेवर करते थे? हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वो फेवर करते थे कि सिटीजन्स क्या होने चाहिए? हेल्दी और एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं उनको भी मिलता। अगर उनके वर्कर्स एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा घंटों तक काम कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन, ज़्यादा काम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगी? इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सामान ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या होगा? फ़ायदा होगा। सो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांटेड चेंज, अब देखो, चाहे बेशक से यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच के कारण जो कॉमन मैन है उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांटेड चेंज, वो सभी लोग, चाहे वो कोई गरीब वर्कर ही क्यों ना हो, गरीब इंसान ही क्यों ना हो, दे रैलिड होता है इकट्ठे होना, रैलिड अराउंड, इकट्ठे होना, या किसी का समर्थन करना हम कह सकते हैं, किसी का साथ देना। वो भी किसके साथ जुड़ गए? लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ। तो बाय द 19th century most of the people started thinking like radicals and liberals. शुरू में सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे या कुछ रिच पीपल थे, दोज हु सपोर्टेड दिस व्यू पॉइंट ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, पर धीरे धीरे समाज के ज़्यादातर लोग इनके साथ जुड़ने लगे। क्यों जुड़ने लगे? क्योंकि वो भी समाज में क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। अब इसके साथ ही और क्या हुआ? अभी तक तो सिर्फ लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, दोज हु वांटेड टू चेंज, तो उनके साथ कुछ रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट भी जुड़ गए, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी। इन सब व्यू पॉइंट्स में, आइडियाज़ में बेटा थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो कुछ नेशनलिस्ट यानी कुछ राष्ट्रवादी भी अब उनके साथ जुड़ गए। और अब ये सारे क्या चाहते थे? ये सब क्या बन गए? अब कुछ जो नेशनलिस्ट थे वो भी इनके साथ मिलकर क्रांतिकारी यानी क्रांति लाने की, बहुत बड़ा बदलाव लाने की बातें करने लगे। किस तरह का बदलाव? दे वांटेड टू एंड मोनार्की। मोनार्की होती है राजशाही, किंगशिप जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद होगा, इफ़ यू विल थिंक ऑफ दैट चैप्टर, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बेटा? फ्रेंच रेवोल्यूशन में बर्बन डायनेस्टी को ख़त्म करके डेमोक्रेसी आई थी। ठीक है, और डेमोक्रेसी के बाद फिर से क्या हुआ था? फाइनली इन 1804 वहाँ पर नेपोलियन ने जो है शासन संभाल लिया था। ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द रूलर, मिलिट्री रूल वहाँ पर आ गया था। एंड आफ्टर हिज एंड, हुज एंड? नेपोलियंस एंड इन 1815, 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था उसमें नेपोलियन हार चुका था। तो उसके बाद फिर से फ्रांस में क्या आ गई थी? राजाशाही आ गई थी। फिर से जो है वहाँ पर मोनार्की सिस्टम आ गया
बर्बन डायनेस्टी के ही एक वंशज को जो है फिर से राजगद्दी पे बिठा दिया और वो वहाँ पर शासन करने लगा। तो इससे मोनार्की सिस्टम क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, वहाँ पे मोनार्की थी, डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री रूल आया और मिलिट्री रूल को ख़त्म करके दोबारा से मोनार्की आ गई। तो अब वो मोनार्की और ज़्यादा ताकतवर थी। तो अब ये नेशनलिस्ट, रिवोल्यूशनर्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये सब क्या चाहते थे, ये अब उस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे कि फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो उस मोनार्की ने उन विचारधाराओं को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया था। तो नाउ दे अगेन वांटेड दैट चेंज। दे वांटेड द नेशन विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स। अब वो लोगों से फिर से बातें करने लगे कि हमें अपना एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ पर सभी लोग समान हैं। दे अगेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, देयर इक्वालिटी, देयर फ्रीडम। ऐसे ही अभी क्रांतिकारी थे या नेशनलिस्ट हम लोग कह सकते हैं। इन इटली ही वॉज मैजिनी, जिसेपे मैजिनी, हु स्टार्टेड वर्किंग टू यूनाइट द इटली आफ्टर 1815। अभी इन्होंने, ये जो है इटली में एक राष्ट्रवादी नेता थे, और इन्होंने किसके लिए काम किया, इटली को एकजुट करने में या इटली के एकीकरण में। इटली भी जो है बहुत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। तो इन्होंने इटली के राष्ट्रीयकरण या एकीकरण पर काम करना शुरू किया। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, ऑफ कोर्स with the help of many, they succeeded. So in this way, industrialization changed the thinking of the people. वो जो गरीब लोग थे उनकी विचारधारा को भी बदला, इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच बदली अपने प्रॉफिट के लिए, पर उन्होंने और किन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो वर्कर क्लास थी उनको भी अट्रैक्ट किया। तो अब ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो सोसाइटी का जो चेंजेस आने शुरू हो गए। So this was our topic for the day. Now let's revise our today's topic. Here are your questions. The first one is, who were the industrialists? उद्योगपति कौन थे? Why did they favor the educated and healthy population? वो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, पर फिर भी वो सभी लोगों के बारे में क्यों सोचते थे कि जो हमारे सिटीजन या पॉपुलेशन हो वो एजुकेटेड और हेल्दी हो? Which political idea became more popular? हमने 3 पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़े थे ना, तो इन तीनों में से कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ ज़्यादा पॉपुलर हुए अमंग द पीपल? एंड द लास्ट इज, नेम द इटालियन रेवोल्यूशनर हु वर्क टू यूनाइट इटली। कौन से जो है एक रेवोल्यूशनर या क्रांतिकारी थे, एक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दिया। सो दीज आर योर क्वेश्चंस. Answer these questions in the comment box. I hope the topic is clear to you all, but still, if any doubt, please ask. We will continue our chapter in our next video. Till then, keep learning and keep smiling. Have a good day.